अब अनम्यूट हो रहा है। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्या अभी भी नहीं जा रही? अभी आपको आवाज आ रही है? आप तो वहां पे हो गए। हाँ मुझे तो आ रही है। स्टूडेंट्स कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, शायद वो भी अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे अभी। स्टूडेंट्स को भी अनम्यूट करने के लिए यहीं से आपके यहीं से कोई दिक्कत है फिरोजी आज? आपको इस बात देना है। हाँ, आप ही देखो यार, कहाँ से अनम्यूट करना, क्या करना है, देखो आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिरोजी एक बार उसको दूसरे वाले उस पे जाके उसको होस्ट बना दो आप। ये वाला नहीं, दूसरा यूजर। हाँ सोनी वाले का, कैमरे वाले। हाँ अब ठीक है। बोल पा रहे बच्चे या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। वेलकम एवरीवन। सो इन लास्ट क्लास बॉयज टेम्परेचर हो गया था या नहीं, ये बताओ बस। हो गया था। हो गया। Yes, sir. हो गया तो था। टुडे आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ आई करेक्टली रिमेंबर, तो मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको एक्स्ट्रा में दो ग्राफ प्लॉट करने सिखाए थे, एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्म और एक वैन डर वाल्स गैस के लिए आइसोथर्म। यस Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए क्विकली देखते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ वैन डर वाल्स गैस। चलिए कोई स्टूडेंट मुझे डिक्टेट करेगा वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। बोलो जल्दी से, क्या होती है वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट? p plus a square b square b minus nb is equal to nrt। चल p + a स्क्वायर by v स्क्वायर इनटू में v - nb इक्वल टू nrt। a n स्क्वायर by v स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है? क्विकली जल्दी से फटाफट। a n स्क्वायर by v स्क्वायर करेक्शन इन प्रेशर ड्यू टू, मतलब हमने ऐसा क्या मान लिया जिसकी वजह से करेक्शन आ गई? वैन डर वाल्स गैस में ऐसा क्या डिफरेंट है आइडियल गैस के कंपैरिजन में? ये करेक्शन हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी आइडियल गैस, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में नॉन जीरो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। भले ही उनका मैग्नीट्यूड कम हो, बट क्योंकि है तो देयरफॉर ये फैक्टर यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मन ही मन में आपको पता है कि इसकी वैल्यू an स्क्वायर by v स्क्वायर की वैल्यू उसकी दैट इज वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ दिस प्रेशर। सिमिलरली फॉर n into v, small n into v denotes the total volume occupied by the cluster of n moles of capital N molecules of van der Waals gas। मतलब कि अगर मैं कैपिटल n molecules को एक साथ, कैपिटल n balls को एक साथ सटा दूं और उनका एक गुच्छा बना दूं, तो वो मिल करके कितना वॉल्यूम घेरेंगे? स्मॉल n into v, this is that volume, and you know that this volume has, this is negligible in front of the volume v of the container, right? तो ये दोनों टर्म्स की कोई औकात नहीं है in front of pressure p and volume v, ये मन में रखिए। These are merely the corrections. However, इनका वेटेज प्रेशर और वॉल्यूम के कंपैरिजन में बढ़ता जाता है जैसे जैसे, नाउ यू नीड टू करेक्ट मी, यू नीड टू करेक्टली से द करेक्ट वर्ड्स, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई या लो, टेम्परेचर हाई या लो, सोच के बोलना। हाई। इन करेक्शंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा या लो होता जाएगा, सोच के बोलना। लो हाई टेम्परेचर, लो 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 टेम्परेचर पे करेक्शंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लो टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करेगा। लो टेम्परेचर पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो हम नेग्लिजिबल मान सकते थे हाई टेम्परेचर पे, अब लो टेम्परेचर पे उन्हें नेग्लिजिबल मानना गलत बात। क्यों गलत बात? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि वो एक दूसरे से दूर घूम पाए, उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो चुका है। साथ में अगर मैं हाई प्रेशर भी जोड़ दूं तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे वैन डर वाल्स गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस, एंड दिस इज द करेक्ट इक्वेशन व्हिच वी नीड टू यूज फॉर इवैल्यूएटिंग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, फॉर इवैल्यूएटिंग एनी वन आउट ऑफ दिस थ्री। ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो तीन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को कनेक्ट करती है। व्हाट आर दोस थ्री थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स? Pressure, volume, वॉल्यूम एंड volume, टेम्परेचर। ये इक्वेशन तभी काम की है जब मुझे मेरे सिस्टम के कितने पैरामीटर्स पता हो, ताकि मैं बोलो क्या लगता है, ये इक्वेशन तभी काम की है जब मुझे एटलीस्ट दो पैरामीटर्स, एनी टू आउट ऑफ थ्री विल वर्क फॉर अस एंड आई कैन यूज दिस इक्वेशन एंड इवैल्यूएट द थर्ड। However, if I'm going to study real gas at high temperature, low pressure, at high temperature, low pressure, these negligible intermolecular interactions can safely be said to be zero. Negligible size of a ball, negligible size of a molecule can safely be said to be zero, and I can safely use which equation? P equal to nRT for evaluating any one out of these three. ठीक है, अगर मुझे कोई दो गिवन हो। In short, let me conclude. Real gas starts behaving like ideal gas. This equation starts approaching towards which equation? This equation starts approaching towards which equation? PV equal to nRT. कौन से regime में? At high temperature low pressure, high temperature and low pressure. Students, trust me. चुप रह के किसी का भला नहीं होना। Unmute and start interacting. If you are real, if you guys really want to learn, that शर्म लिहाज छोड़ के unmute करके डाउट्स पूछो, इंटरेक्ट करो, हमें तो क्लास में सीखते। At high temperature, low pressure. So now the question is, कितने हाई टेम्परेचर पे ये वाली गैस starts behaving like ideal gas? आंसर आपको high पता है, temperature, राइट? आंसर आपको पता है। तो आंसर इज बॉयल्स टेम्परेचर, राइट? एंड व्हाट इज दैट बॉयल्स टेम्परेचर? A over में R, A over में RB। ज्यादा करेक्टली लिखेंगे तो देयर इज अ फैक्टर व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दैट कैन बी सेड टू बी सेफली टू बी इक्वल टू 1, एंड दैट फैक्टर इज 1 minus करेक्शन इन वॉल्यूम पार्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, व्हिच वी अप्रोक्सीमेटली हैव रिटन टू बी, राइट? ओके, सो ये तो पुरानी स्टोरी थी। Now let me quickly come on to the point. And the point is as follows. I want to plot this equation on PV indicator diagram at some constant temperature. मेरे को वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को प्लॉट करना है on PV indicator diagram at some constant temperature. So how I'm going to plot? सबसे इजी है, दो एक्सट्रीम्स देख लो। दो एक्सट्रीम्स देखने के लिए I'm going to rewrite this equation like this. And you can say that under the limit v tending towards 0 from positive side, pressure tends towards plus infinity, and under the limit v tending towards plus infinity, pressure tends towards 0 from positive side. So my dear students, you know the two extremes. When the two extremes are these, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे जाना है, and this is PV indicator diagram, a diagram which indicates pressure and volume. That diagram is called as PV indicator diagram in thermodynamics. But the point is कि कैसे behave करेगा? अगर simple PV equal to nRT होती तो ये ऐसी कुछ इक्वेशन होती, P equal to nRT naught by V, because I want to plot this equation at constant temperature. So T is some T naught and hence nRT naught is constant. तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है, Y equal to some constant divided by x, and this is
क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यार इतना तो क्लियर है कि अगर मैं इस इक्वेशन को बॉयल्स टेम्परेचर के बाद वाले टेम्परेचर पे प्लॉट करना चाहूं तो इस इक्वेशन की शेप भी कैसी दिखनी चाहिए? अभी तो बोला ना मैंने, Rectangular van der Waals gas starts behaving like ideal gas at very high temperature। तो अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है मैं बहुत हाई रख दूं इसमें, तो ये वाली इक्वेशन भी इस पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखेगी। हाउएवर एट रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर जो कि हमारे इंटरमीडिएट एनवायरमेंट में है 25 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? ठीक है, तो ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कराई थी एंड इफ यू गाइस रिमेंबर दिस इज एक्चुअली a polynomial of order कितना इन वॉल्यूम निकाला था हमने, it is a polynomial of order 3 in terms of volume, राइट? क्या निकल के आया था? pv क्यूब एंड देन दो टर्म थी v स्क्वायर के साथ nbp NBPV square. ठीक है ना, nbp प्लस nrt, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? देन v के साथ एक an स्क्वायर वाली टर्म आ गई, राइट? एंड देन कांस्टेंट आएगा इससे एक सिंगल कांस्टेंट आएगा माइनस an क्यूब b इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 इन वॉल्यूम एट मैक्सिमम, स्टूडेंट्स एट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा किसी एक प्रेशर पे किसी एक टेंपरेचर पे रहते हुए इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? कितने रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल? 3 तो इसका मतलब यही है कि किसी एक प्रेशर पे रहते हुए, किसी एक प्रेशर पे रहते हुए का मतलब व्हेन p इज सम कांस्टेंट, लेट्स से ये कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 3 बार कट करेगा। यहां से शुरू करना है, यहां तक जाना है, ग्राफ को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 3 बार कट करना है, क्योंकि 3 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब वो ग्राफ 2 बार टर्न करे, 2 बार स्लोप 0 है, एंड हेंस द ग्राफ विल हैव दिस। So this is van der Waals equation of state plotted on PV indicator diagram at some constant temperature, let's say T1. Blue वाला graph I have plotted at temperature T1 at the rate T1. Okay, अब टेम्परेचर बढ़ाते चलो, एक ऐसा पॉइंट आएगा when it will start behaving like ideal gas, right? But what is that transition point? ठीक है, so that transition point is you know somewhere कि यार वो boils temperature के आसपास है, right? So if I plot it at some higher temperature, कितना high? Somewhere near equal to Tc, और Tc क्या होता है? I will define it. The graph will take this shape. This red graph will never cross blue graph, बस उसमें जाके मर्ज हो जाएगा, राइट? तो red graph I have plotted at some another temperature Tc, let's say. अब मैं इसको फर्दर हाई टेम्परेचर पे ड्रॉ करूं, अगर टेम्परेचर और ज्यादा हाई करके इसी इक्वेशन को प्लॉट करना चाहूं, तो द इक्वेशन टेक्स द शेप ऑफ अ परफेक्ट, you know the answer, it takes the shape of a perfect rectangular hyperbola. Why it takes the shape of perfect rectangular hyperbola? You know the answer कि अब starts behaving like gas. start behaving like, या सिंपल भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में बोले तो भैया अब टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी कुछ हो चुकी है कि जो ये कांस्टेंट्स हैं, ये जो कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अब ऐसी कुछ हो चुकी है कि अब इस 3 ऑर्डर पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक। कितने रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक। बाकी जो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल थे अब वो कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई at each pressure there is only a single volume, at each pressure there is a single volume, at each pressure there is a single volume, at each pressure there is a single volume. However before, मतलब कि जब टेम्परेचर कम था, कुछ प्रेशर की वैल्यूज ऐसी पॉसिबल थी जिसपे एक ही प्रेशर पे रहते हुए मेरे सिस्टम के 3 वॉल्यूम पॉसिबल थे। एक ही सिस्टम के 3 वॉल्यूम पॉसिबल हैं किसी एक प्रेशर और किसी एक टेम्परेचर पे। क्या ये चीज डाइजेस्ट होती है? सोच के देखो, इज इट पॉसिबल कि किसी एक सिस्टम के 3 वॉल्यूम मतलब 3 शेप्स हो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे? इज इट पॉसिबल? देखा कभी ऐसा कि इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे एक ही सब्सटेंस के दो डिफरेंट शेप हो, दो डिफरेंट वॉल्यूम हो? सर ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, फॉर सर्टेन मटेरियल्स ice and water both are two different shapes of two different phases of two different states बोल लो, shape बोल लो, phase बोल लो, of the same substance which is H2O. H2O coexist in two different forms, in two different phases, in two different volumes at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, right? तो इसका मतलब right now the temperature is इतना low कि it is possible to liquefy as well as solidify the gas. ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसको हम फेज ट्रांजिशन वाले चैप्टर में समझेंगे, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज सोचना स्टार्ट करो कि let's say you have a box, let's say you have a cubical box, let's say you have a cubical box, in this you have filled some gas, कोई गैस हमने इसमें फिल कर ली, ठीक है, एंड लेट्स से कि अभी बाहर से लगने वाला प्रेशर इज टू लो, प्रेशर बहुत कम है, सो दैट कंटेनर का वॉल्यूम बहुत हाई है एंड आप कहीं यहाँ पे बैठे हो, प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत हाई है कंटेनर का, तो फिलहाल मेरा सिस्टम, मेरा सब्सटेंस कौन से फेज में एग्जिस्ट कर रहा है? ऑब्वियसली इट इज एग्जिस्टिंग इन गैसियस फेज। ओके, नाउ स्टार्ट थिंकिंग स्टूडेंट्स, सोचना स्टार्ट करो। टेम्परेचर में फिक्स रख रहा हूं, टेम्परेचर मेरे सिस्टम का T1 है, उसको मैं नहीं इंक्रीज कर रहा, बाहर से लगने वाले प्रेशर को मैं बढ़ा रहा हूं, तो वॉल्यूम पे क्या होगा? इफ आई इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर विल स्टार्ट Decreasing. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वॉल रिजिड है, ठीक है, वॉल्यूम विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। देख पा रहे हो ग्राफ के साथ साथ चलते रहो, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, 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 बट अभी भी मेरा सब्सटेंस कौन से फेज में है? अभी भी मेरा सब्सटेंस गैसियस फेज, अभी भी मेरा सब्सटेंस गैसियस। बट यार प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम घटता जा रहा है, फॉर श्योर एक ऐसा थ्रेशोल्ड आएगा जब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ चुके होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ चुके होंगे, सोचो ना बच्चों, स्टार्ट इंटरेक्टिंग मैन। चलो मैं तो ट्रस्ट मी, मैं इसको 5 मिनट में वाइंड अप कर सकता हूं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम सीख के जाओ, दिमाग चलाना शुरू करो। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ चुके होंगे, इतना क्लोज आ चुके होंगे, इतना थ्रेशोल्ड आ चुका होगा कि अब वो लोग दे विल स्टार्ट जॉइनिंग हैंड्स, मतलब दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड्स, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड्स बाय रिलीजिंग सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी is called as छुपी हुई heat, that is called as latent heat, and now my gaseous phase will convert to
Liquid phase. लिक्विड फेज लिक्विड फेज, एंड वी कैन से दैट अब मेरा सब्सटेंस लिक्विड बन गया है, लिक्विड बन गया है, प्रेशर को बढ़ाते चलो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, नाउ अगेन इट विल रिलीज लेटेंट हीट एंड नाउ इट विल कन्वर्ट टू Solid. solid, right? And hence we can say that, right? We can say that these are three different states. ठीक है, तीन डिफरेंट वॉल्यूम होने का मतलब यही है कि अभी फिलहाल इस पॉइंट पे मेरा सब्सटेंस सॉलिड फेज में है, इस पॉइंट पे मेरा सब्सटेंस लिक्विड फेज में है, इस पॉइंट पे मेरा सब्सटेंस गैसियस फेज में है, और एक बार सॉलिड बन गया उसके बाद कितना ही प्रेशर बढ़ा लो इट विल रिमेन सॉलिडिफाइड, राइट? अब मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट आप एक बहुत हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, इतना हाई कि वो बॉयल्स टेम्परेचर के आसपास है वो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के आसपास पहुंच चुका है, तो ये गैस जो रियल गैस हुआ करती थी दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक Ideal. मॉलिक्यूल्स Real की इंटरेक्शन जीरो Negligible. जीरो Tending to जीरो जीरो एग्जैक्टली जीरो, कितना ही प्रेशराइज कर लो, कितना ही प्रेशराइज कर लो मॉलिक्यूल्स को, क्या कभी वो लोग बॉन्ड बना के लिक्विड या सॉलिडिफाई हो पाएंगे? No, नो, no, no, दैट no, sir. इज व्हाई जब मैंने इसी प्लॉट को, इसी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया किसी एक हायर टेम्परेचर पे, मुझे कहीं भी ऐसा प्रेशर नहीं मिला। आप देख लो, आप रेड वाले ग्राफ में कोई ऐसा प्रेशर पिन पॉइंट कर पा रहे हो जिस पे एक से ज्यादा वॉल्यूम पॉसिबल हो? देख लो, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नो सर और टेम्परेचर मैंने फर्दर बढ़ाया तो मेरे को बिल्कुल आइडियल गैस नेचर ही मिल गया, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही मिल गया। ओके ठीक है सर, थोड़ा सा समझ में आया, ज्यादा नहीं समझ में आया, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको नोट करो, फिर इसको दोबारा से समझते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना क्या है, ये समझना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। सर इसमें एलपीजी गैस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिलेंडर होते हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है, गूंज रही है। सर, हम इसमें एलपीजी सिलेंडर गैस वाला एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ मतलब वो तो लिक्विफाई हो रखी है, मतलब उसका ऐसा कुछ यहाँ पे कोई वो नहीं है रोल, दैट इज सम लिक्विफाइड गैस, उसको इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो लिक्विफाइड है, बट अभी उसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन सर यहाँ पर लेटेंट हीट को कैसे इंटरप्रेट किया हो समझ नहीं आ रहा। लेटेंट हीट को कैसे इंटरप्रेट किया है ये सब चीज छोड़ दो, मैंने सिर्फ एक वर्ड बोल के छोड़ दिया, क्या होता है वो सब देखेंगे चैप्टर 7 में, अभी बिल्कुल ब्लैंक होकर इसको नोट कर लो। डन सर। सर एक बात बताइए, वहाँ पे डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में? ये डॉटेड लाइन, नहीं मतलब गैस वाली डॉटेड लाइन में, उसकी साइड वाली। ये डॉटेड लाइन, हाँ जी जी, कोई वाली। ये तो बस मैंने बताया कि भाई इस पॉइंट पे कौन सा फेज गैसियस फेज, इस पॉइंट पे कौन सा फेज लिक्विड फेज, इन पॉइंट्स पे कौन सा फेज सॉलिड फेज, दैट्स इट। चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो सब छोड़ो, दोबारा से देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर। यार इस इन शेप को देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे नीचे गैस को लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करना पॉसिबल है, और जिसके ऊपर चाहे कितना ही प्रेशर लगा ले, नहीं है. हर पॉइंट पे चाहे कितना ही प्रेशर लगा ले, हर पॉइंट पे मेरा सब्सटेंस कौन से फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, हर प्रेशर पे मेरा सब्सटेंस गैसियस फेज में Gaseous. एग्जिस्ट कर रहा यस है। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि यार टीसी के नीचे ये ग्राफ दो बार टर्न कर रहा है, एक किसी प्रेशर पे तीन वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीन वॉल्यूम मतलब तीन फेज एग्जिस्ट करने का मतलब यही है कि सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब कहीं ना कहीं बात वही हो गई। इसे डिफाइन कैसे करें, इस शेप में आप कुछ देख पा रहे हो? चलो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाता हूं, देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ बना रखा है, ठीक है, y वर्सेस x, राइट? सो इस पॉइंट x0 को क्या बोलोगे, क्या इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाए या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोला जाए? ना ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के लिए दिस इज सर्विंग द पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट हैंड वाले के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसा पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल, या फिर सही बोल रही है, क्या बोलते हैं इसको, The saddle point. सैडल पॉइंट, या फिर वेरी गुड सही बोल रहे हो तुम, बड़े होशियार बच्चों। और बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट? सो मैथमेटिकली देखेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट व्हिच वी हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर इसका फिजिक्स वाइज अगर हम डेफिनेशन निकालें तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर है जिस पर या जिसके बाद गैस को कितना ही प्रेशराइज कर लूं, ये कतई पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको कभी कौन सी स्टेट में कन्वर्ट कर पाऊं, लिक्विड Liquid or या solid. सॉलिड। मैं ये सब लिख देता हूं, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू गाइस, तो नोट करते चलो। क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज दैट हाई टेम्परेचर एट व्हिच और बियॉन्ड व्हिच it is not at all possible howsoever high pressure is applied। कितना ही हाई प्रेशर लगा लो, गैस को लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करना पॉसिबल नहीं। मैथमेटिकली देखें तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकलता है, या पहले मैं पूछ लूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने का क्या तरीका होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने का क्या तरीका होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज दैट पॉइंट at which slope is 0 and slope का slope d2y by dx square it is Negative. so that is called as point of maxima। अगर ऐसा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह देंगे भैया x0 is point of maxima। Similarly for minima, minima के लिए बता सकते हो point of minima, the point of minima is that point at which slope is 0, however slope का slope d2y by dx square Positive. that must be right, so this is point of minima। तो point of inflection क्या होगा? तो point of inflection is that point at which, so mathematically point of inflection या saddle point, बताओ ना यार क्या होता है? It is that point at which slope भी 0 and slope का slope d2y by dx square, राइट? तो y पे क्या प्लॉट रखा है, y का रोल कौन निभा रहा है यहाँ पे? Pressure. प्रेशर, और x का रोल Volume. वॉल्यूम। ध्यान से देख के बताओ, प्रेशर
कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है? इस इक्वेशन को देखो और बताओ प्रेशर कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है? वन वॉल्यूम ध्यान से देखो, टेम्परेचर दो हैं, एक तो टेम्परेचर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड इसका वॉल्यूम मतलब pressure is a dependent parameter which depends on two independent parameters, volume and temperature. That is why while defining critical point, instead of writing these derivatives as total derivatives, I'm going to seek help of partial derivatives, and hence critical temperature is defined as that temperature for which curly p by curly v, del p by del v at Tc is 0, as well as del 2p by del v square at critical point, that is also। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमारे को ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। दोनों को जीरो पे इक्वेट कर देंगे और उन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट टीसी। वंस वी हैव टीसी विद अस, और यू कैन से वंस वी हैव एनी ऑफ द वन पैरामीटर, वी कैन यूज दिस इक्वेशन एंड इवैल्यूएट द रेस्ट टू पैरामीटर्स। तो टास्क तो क्लियर है, करना क्या है? अच्छा कैसे निकालोगे ये डेरिवेटिव? कैसे निकालोगे? p का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v कीपिंग टेंपरेचर कांस्टेंट। कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जो p v और t को कनेक्ट करे। कोई है ऐसी इक्वेशन जो p v t को कनेक्ट करे? मैंने अभी मैं पूछता p v = nRT, भैया p v = nRT तो तभी लगाओगे ना जब आइडियल गैस की बात हो रही है। बात कौन सी गैस की हो रही है? कौन से सिस्टम की बात हो रही है? तो जिस सिस्टम की बात हो रही है वो उस सिस्टम की ही इक्वेशन यूज करोगे। तो वैन डर वाल्स गैस की इक्वेशन ऑफ केस p + n ² v ² into v - nv = nRT। इसको नोट करो, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नोट करो इसको। तो जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ले रहे हैं तो फिर इसको वेरिएबल से मान लिया कोई टीटी और वी पे डिपेंड कर रहा है। राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग इट टू बी कांस्टेंट। टीसी की टेंपरेचर कांस्टेंट है और वो टीसी के बराबर है, तभी तो ये दोनों डेरिवेटिव्स जीरो हैं, बिकॉज़ दैट इज सैडल पॉइंट। दैट इज सैडल पॉइंट। नहीं सर, आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव का प्रयोग किया ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव तो आपने तभी लिखा कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस इक्वेशन में टी की जगह टीसी रख लो, देन प्रेशर विल डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन अ सिंगल वेरिएबल व्हिच इज वॉल्यूम, एंड यू कैन सेफली राइट इट टू बी टोटल डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। क्विकली नोट करो सब लोग, डन सर। करो बाकी लोग करो क्विकली फटाफट। रीजन है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0%। डन सर। देखो बड़ा ध्यान से देखो, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में ये स्टेप्स आपके काम आएंगे। अभी देखो अपने को ना ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कीपिंग टेंपरेचर कांस्टेंट। कैसे निकालें? गाइड करो मुझे। इक्वेशन मेरे सामने है, मुझे गाइड करो। आई नीड टू नो कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। इस इक्वेशन की मदद से मुझे ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालें? कोई भी लेफ्ट साइड में p रखेंगे और बाकी टर्म्स को राइट में लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में p रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट में लेके जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों सोचा आपने? सर क्योंकि फिर उस साइड पे v के टर्म्स होंगे तो क्योंकि फिर इजी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में से प्रेशर प्रेशर आ जाएगा, इसलिए अदरवाइज तो हम उसके बिना भी कर लेते हैं, बट इजी हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सही है, चल ठीक है, सही बोल रही है। तो कर लेता हूं इस इक्वेशन को ना, ऐसे शफल कर लेते हैं। p = nRT डिवाइड बाय v - nb - an² v²। टेंपरेचर कांस्टेंट है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, तो del p बाय में del v निकालना है एट कांस्टेंट टेंपरेचर। चलो बताओ, गाइड करो मेरे को। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? लो ना डेरिवेटिव लो, माइनस टीसी बाई वी लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा। कर्ली p बाय में कर्ली v एट कांस्टेंट t इक्वल टू माइनस एन टीसी बाई माइनस nRTC डिवाइड बाय में v - np का स्क्वायर। दूसरे टर्म का बताओ, प्लस 2 प्लस का हो जाएगा 2an² बाय में v2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 बराबर 0। सही है, मतलब इस इक्वेशन को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, nRTC बाय में v - nb का स्क्वायर इक्वल टू 2an² बाय में v2। सही है, तो लेट मी कॉल इट टू बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? डबल डेरिवेटिव भी 0 है। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालें? del 2p बाय में del v²। भाई एक बार डेरिवेटिव आ चुका, दूसरा कर दो। इसमें इतना क्या तुम लोग शांत बैठे हो? 2nRTC बाय में v - nb का क्यूब देन माइनस 6 बाय में v4 इक्वल टू 0। यहां से भी कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, राइट? सिंस वी आर इवैल्यूएटिंग एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, एट सैडल पॉइंट, सो देयरफॉर एट सैडल पॉइंट जितना भी वॉल्यूम होता है, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड टू बी क्रिटिकल वॉल्यूम, सो देयरफॉर वी कैन बी रिप्लेस्ड विद vc। अब इक्वेशन 3 और 4 में आपको दो अननोन्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक vc और एक tc। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों इक्वेशन की मदद से tc और vc निकाल दो फटाफट। निकालो, यूज इक्वेशन 3 एंड 4, पहले यहां तक नोट करो, देन यूज इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इवैल्यूएट vc एंड tc। करो फटाफट, इवैल्यूएट vc एंड tc।
करो यार, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। AN by 27 RB कैसे करना बताओ जरा, हेल्प करो मेरी। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 हाँ ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दोगे तो TC कट जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय में 4, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका नीचे एक 2 बचेगा और ऊपर एक, देख लेना मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, चेक कर लेना, ऐसा कुछ आएगा राइट। और राइट हैंड साइड में ऊपर 2 नीचे 6, तो मतलब नीचे 3 बचा और AN स्क्वायर कट गया, BC 4 ऊपर गया और एक BC बच गया, सही है। 2 को Yes, उस साइड लेके गए तो VC माइनस NB इक्वल टू 2 BC, गड़बड़ कर दिया हमने, इसको गड़बड़ कर दी, DC by 3 VC by 3 होगा। BC by 3 होगा, ठीक है, सही है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड हेंस VC विल बी 3। डायमेंशन में सही है, ये तो वॉल्यूम है लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये भी वॉल्यूम है राइट हैंड साइड में? Yes, sir. हाँ हमें पता है ना, ये वॉल्यूम होता है, इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। अच्छा स्मॉल b की यूनिट क्या होती है फिर? किसी ने व्हाइट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सर आपका स्क्रीन पर मीटर वीडियो क्यूब। नॉट सीन वीडियो कैन नॉट बी सीन, व्हाई इज इट सो? ओके सर समवन ओपन द व्हाइट बोर्ड इट्स ओपन ओके ठीक है, दिख रही है ना, ओके। तो स्मॉल b की यूनिट क्या होगी? इट विल बी मीटर क्यूब पर मोल, राइट। याद रखना, ये स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल एंड दैट इज नॉट यूनिटलेस। ओके फाइन फाइन फाइन। तो क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम एट द सेटल पॉइंट। बताओ क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? एक्चुअली दिस इज दिस, जब मैं वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को TC पे प्लॉट करूंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, सही है। सो ये पूरा ग्राफ किसी एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे प्लॉट किया गया है एंड दैट कांस्टेंट टेंपरेचर इज TC। मतलब अगर आप मुझसे पूछो यहाँ पे टेंपरेचर कितना है गैस का, कितना है, इट इज TC। यहाँ पे कितना है, अगेन इट इज TC। इस पॉइंट पे भी TC, इस पॉइंट पे भी TC, दैट इज व्हाई दिस ग्राफ आई एम कॉलिंग इट टू बी आइसो ये ऐसा प्लॉट है जिसपे हर पॉइंट पे क्या क्या बदल रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम बदल रहा है, और क्या कांस्टेंट है, टेंपरेचर। टेंपरेचर कितना है फिलहाल? टेंपरेचर है क्रिटिकल टेंपरेचर के बराबर, जो कि TC है। TC के नीचे अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूंगा तो वो 2 बार टर्न करेगी, और TC के ऊपर प्लॉट करूंगा तो ये सिंपल एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट है। तो फिर VC क्या है? VC इज वॉल्यूम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर PC क्या है? PC is pressure at this point. So VC comes out to be equal to 3N। तो अब TC कैसे निकालें? बता दो यार, बता दो प्लीज, बता दो TC कैसे निकालें? VC आ गया, TC कैसे तो निकालें? VC की वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड हाँ, किसमें पुट करें? इक्वेशन 3 में कर 3 में कर लो या 4 में कर लो, चलो करो। ये क्वेश्चन कर इसी में कर लो, 3 या 4 में निकालो, फटाफट निकालो। 3NB माइनस NB, तो 2NB आ जाएगा, 2NB का स्क्वायर करेंगे तो 4N स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, तो ऐसा हो जाएगा NRTC बाय में 4N स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 2AN स्क्वायर बाय में 27N क्यूब B क्यूब। देखो जरा, करो यार, N स्क्वायर से N क्यूब कटा तो एक नीचे N बचा, एक N से एक N कटा, एक N बचा, ये N तो कट गया सारे। B स्क्वायर से B क्यूब तो एक सिंगल B बचा, 4 को 2 से गुना किया तो 8 A बाय में 27, R नीचे B नीचे, ऐसा हो जाएगा। ये यार चेक कर लो, एक A बाय में डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? A बाय RB, A बाय RB कुछ याद आ रहा है? A बाय RB क्या होता था? वॉइस वॉइस टेंपरेचर। टेंपरेचर चलो बता, उस दिन हमने यूनिट भी चेक करी थी, A बाय RB की यूनिट केल्विन निकल के आ रही थी डायमेंशन, तो Yes, 8 A बाय 27 RB भी इट्स टेंपरेचर, ठीक है, सही निकाला हमने डायमेंशन वाइज। तो अच्छा देखो, क्रिटिकल टेंपरेचर वो टेंपरेचर है जिसके बाद ये फ्लोट कौन सी शेप ले लेता है? क्या शेप ले लेता है जिसके बाद? इसके बाद क्या शेप आती है? रेक्टेंगुलर शेप बोला, इसका मतलब ग्लास बिहेविंग लाइक, आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस। इसका मतलब TC और पर ये तो कौन से टेंपरेचर पे होता था ऐसा कुछ कि उसके बाद स्टार्ट बिहेविंग लाइक ये होता था? वॉइस टेंपरेचर तो इसका मतलब क्रिटिकल टेंपरेचर की वैल्यू भी बॉयल्स के आसपास होनी चाहिए। क्रिटिकल टेंपरेचर भी वो हाई टेंपरेचर है जो बॉयल्स के आसपास होना चाहिए। देखो है क्या क्रिटिकल टेंपरेचर और बॉयल्स टेंपरेचर में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है? 8/27 कितना होता है, जरा निकालो, कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.3 इसका मतलब उसी ऑर्डर का तो आ गया, 130 तो है, पर ऑर्डर तो वही है। ऐसा तो नहीं है ना कि 10,000 केल्विन और 10 केल्विन, ये बिग डिफरेंस तो नहीं है, उसी ऑर्डर का। इसका मतलब मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि TC भी एक हाई टेंपरेचर है और TB बॉयल्स टेंपरेचर भी एक हाई टेंपरेचर है, जिसके बाद मोटे-मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि P + AN स्क्वायर बाय B स्क्वायर इनटू में V - NB इक्वल टू NRT। इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, हम अपनी थियरी में, हम अपनी नोटबुक में कैलकुलेशंस PV = NRT की हेल्प से कर सकते हैं, और जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो एक्सपेरिमेंट से मेल खा जाएंगी। इज इट क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस और नो बोलो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, TC निकल गया, VC निकल गया, PC कैसे निकालें? TC और BC को इक्वेशन रखो फटाफट, कोई इक्वेशन रखे, कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी यार जो कनेक्ट करे टेंपरेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को। कोई है आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन जो टेंपरेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को कनेक्ट करे? कौन सी इक्वेशन? PV = NRT यूज करोगे, घर का आ जाए। तो वंडर वाल्स। System is van der Waals, and that is why you are going to use van der Waals equation of state. करो जल्दी से, substitute TC and VC in this equation and evaluate PC and evaluate critical pressure। निकालो जल्दी से। PC = NRTC divided by में VC minus NB minus AN square by में VC plus। तो NR divided by में 3NB में से NB घटाया तो 2NB, PC की जगह आ गया 8A by में 27 RB minus AN square by में 9N square B। तो देखो जरा, देखो फटाफट देखो, N से N कट गया, A by में B square, A N square आना चाहिए था, अच्छा N square कट गया। हाँ, तो ये ऐसा कुछ बच गया, 4 by में 27 minus 1 by में 9 into में A by में 20। कितना आ रहा है? A by 27 A by 27। So PC comes out to be A by में 27 20। So let me call it to be 6th equation and this is 7th। PC आ गया, VC आ गया, TC आ गया, ये भी जरा निकाल के देख लो। PC VC by में NRTC अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे वैन डर वाल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती तो ये रेशियो PV/NRT कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 1 सही है। बट आपको पता है यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना नहीं है, तो 1 तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं कितना आता है, निकालो, चलो कितना आ रहा है रेशियो।
PCVC by nRTC। इतना भी क्लियर है कि एक नंबर आएगा। क्यों क्लियर है मुझे ये नंबर आएगा, यूनिटलेस नंबर क्यों आएगा? क्योंकि P into में V की यूनिट प्रेशर into में वॉल्यूम की यूनिट जूल होती है, एनर्जी है। ऊपर सर आपकी वीडियो चल रही है nRTC नीचे भी एनर्जी है, तो यूनिट तो इसकी इट विल बी अ डायमेंशनलेस नंबर। कितना आ रहा है निकालो निकालो, बच्चों को तो रटा भी होगा, 11th में पढ़ा था आपने। कितना आ रहा है? 3/8 चलो 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 ठीक है, गुड। जल्दी से नोट करो फटाफट, टाइम नहीं है, इससे ज्यादा टाइम दे नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन में लास्ट में अनाउंस कर दूंगा, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। ये वीडियो एम की तरफ से हो रही है फिर मेरी हो रही है किसी भी स्टूडेंट को मेरी वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? किसी एक स्टूडेंट को? हाँ सर तो अगर किसी यूजर को सही दिखाई दे रही है तो भाई मेरा ठीक है, आप अपना समझो। ठीक है सर सर तो मेरे को व्हाइट बोर्ड सेव हो गया था, मैंने वापस कनेक्ट किया तो मैं पूछ रहा था कि आपने तो यहाँ पर PCVC यहाँ पे कुछ बता रहे थे आप PCVC के बाद पता नहीं यार क्या बताया, तो छोड़ो, तुम जो भी हो गया ठीक है, छोड़ दो, अभी नोट कर ले फटाफट, आगे चलता हूं। चले आगे, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर चलो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। 30 दिन मिलना है बस अपने को, 30 दिन में अपने को ये 10 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कवर करनी है। इसमें से आज दूसरा दिन है और अभी तक जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। चलो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फटाफट, होता क्या है? व्हाट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। two system will be in thermal equilibrium with this सिंपल भाषा में समझाना है, पहला फिर कोई सिस्टम system- इक्विलिब्रियम है और दूसरा तीसरा है, तो फिर पहला और तीसरा इक्विलिब्रियम होगा आपस में। सिंपल भाषा में। अगर एक पानी की बोतल इस रूम में सुबह लाके मैंने रख दी थी, सुबह मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल के एक पानी की बोतल मेरे रूम में रख दी, राइट? तो क्या हुआ होगा? पहले पानी ठंडा होगा जब लाके रखी थी, ग्रेजुअली हीट कहां से कहां मूव हुई होगी? जल्दी बोलो, कहां से to कहां? cold फ्रॉम होटर टू कोल्डर। हॉट कौन था? कोल्ड कौन था? water ठीक है, तो सुनते जाओ बस और थर्मोडायनामिक्स से कनेक्ट करते जाओ। भगवान ने ये दुनिया ऐसी बनाई है कि हीट अपने आप गर्म से ठंडे में फ्लो करेगी, क्योंकि सुबह के 10 बजे ये पानी ठंडा था, फ्रिज से निकाल के रखा था, तो हीट अपने आप फ्लो कर रही होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जिसके रिस्पॉन्स में सिस्टम का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। बट क्योंकि सराउंडिंग एक बहुत बड़ी बॉडी का रोल निभा रही है, मतलब रिजर्वॉयर का रोल निभा रही है, मतलब ये हीट का भंडार है, इससे कितनी ही हीट निकाल लो इसका टेम्परेचर नहीं घटने वाला। तो इसका मतलब ग्रेजुअली हीट कहां से कहां फ्लो हुआ? कहां से कहां फ्लो हुआ? फ्रॉम फ्रॉम environment to system फ्रॉम रूम एयर मॉलिक्यूल्स टू वाटर मॉलिक्यूल, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जिसके रिस्पॉन्स में किसका टेम्परेचर बढ़ा? सिस्टम का, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा। बट सराउंडिंग का टेम्परेचर घटना चाहिए था, बट क्योंकि ये इतनी बड़ी बॉडी है कि उस पर हार्डली कोई इफेक्ट आया, जिसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं, कि सराउंडिंग का तो उतना ही रहा। एंड हेंस जैसे 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 टाइम बीता, अब 7 बजे इसका टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो चुका होगा? फॉर श्योर वाटर का टेम्परेचर सेम हो चुका होगा एज दैट ऑफ सराउंडिंग। एंड इसी को हम थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि सिस्टम हैज अटेन्ड व्हिच इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग? करेक्ट वर्ड इज थर्मल स्टूडेंट्स, करेक्ट वर्ड इज थर्मल, इनकरेक्ट वर्ड इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट। इतनी गारंटी है कि मेरे सिस्टम को रखे हुए काफी टाइम बीत चुका है, इसीलिए मेरे सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है विद सराउंडिंग। ओके फाइन। सेम टास्क मैंने किसी और बोतल के साथ किया, वो भी मैंने सुबह फ्रिज से निकाली और वो भी मैंने इसी रूम में लाके रखी, तो इतना श्योर है कि उस पानी का टेम्परेचर भी क्या हो चुका होगा? उस सिस्टम बी का टेम्परेचर भी सेम हो चुका होगा एज दैट ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा विद द सराउंडिंग। सिस्टम ए इज लाइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सम सिस्टम बी, अज्यूम कर लो यहाँ पर बोतल रखी हुई है, इट इज आल्सो इंडिपेंडेंटली लाइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। अब क्या करते हैं, इस कैप को खोलो, बॉटल टू की कैप को खोलो, दोनों पानी को मिक्स कर दो। क्या पहले सिस्टम के वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे सिस्टम के वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हीट का फ्लो होगा? नो सर, कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। रीजन इज दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, तो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। चलो और सिंपल भाषा में समझते हैं, और सिंपल भाषा में मैं भी शांत होकर इस रूम में सुबह से बैठा हूं और मेरा व्हाइट बोर्ड भी इसी रूम में बैठा है। अगर मैं अपना पाम व्हाइट बोर्ड पे रखता हूं, तो क्या मुझे ये बोर्ड ठंडा या गर्म महसूस होगा? yes sir आंसर इज नो, क्योंकि मेरे हाथ का टेम्परेचर और बोर्ड का टेम्परेचर सेम है एज दैट ऑफ सराउंडिंग। वो ठंडा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि राइट नाउ आई एम वर्किंग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली माय पाम टेम्परेचर, ठीक है, मेरी हथेली का टेम्परेचर थोड़ा हाईएस्ट साइड पे है, ठीक है। मैंने क्या अज्यूम किया कि मैं शांति से बैठा हुआ हूं, सुबह से बैठा हुआ हूं, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो मतलब मेरे हाथ का, मेरे पाम का टेम्परेचर भी सेम हो चुका है, सराउंडिंग बोर्ड का भी सेम हो चुका है। यहाँ पे हाथ रखूंगा ना, मुझे गर्म महसूस होगा ना ठंडा। क्यों नहीं महसूस होगा? क्योंकि ये सिस्टम ए और ये सिस्टम बी दोनों ही इंडिपेंडेंटली लाई कर रहे हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग व्हिच इज सिस्टम सी, एंड देयरफॉर दे बोथ आर आल्सो लाइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसी को हम बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या स्टेटमेंट है? इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सम सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। समझ में आ गया ना? yes sir ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। चलो 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 चलो, अब स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस, ज्ञान का सिलेबस, एंड इट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड यूजिंग सिंबल U और इट इज डिनोटेड यूजिंग सिंबल E। एग्जामिनर की मर्जी, वो कोई भी सिंबल यूज कर सकता है, U भी यूज कर सकता है, E भी। कैसे डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ काइनेटिक पार्ट potential energy सिंपल है ना, मतलब ये तो बहुत इजी है, जो कितना उसमें काइनेटिक्स है और कितना उसमें पोटेंशियल है, दोनों को जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट नाम से एग्जामिनर बोल सकता है, एड्रेस कर सकता है क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर बोले सिर्फ एनर्जी वर्ड यूज करें, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे कौन सी एनर्जी? total energy इंटरनल एनर्जी। हाँ, टोटल इंटरनल एनर्जी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई और एनर्जी भी पढ़नी है अपने को? हाँ, आगे जाके अपने को थर्मोडायनामिक्स में और एनर्जी भी पढ़नी है, एंड दे आर गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी, राइट? तो अगर एग्जामिनर ने सिर्फ वर्ड यूज कर दिया एनर्जी, तो बाय डिफॉल्ट ही इज एड्रेसिंग इंटरनल एनर्जी। या फिर एग्जामिनर ने कहा टोटल इंटरनल एनर्जी, तो दिख ही रहा है भाई, क्लियर है इसमें, या सिंपल इंटरनल एनर्जी, या बोला टोटल एनर्जी, ऑल दीज वर्ड्स, या बोला एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी,
ऑल दीज कीवर्ड्स डिपिक्ट इंटरनल एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना अपने को, कंफ्यूजन आता है बच्चों को चैप्टर 7 में, जब हम चैप्टर 6 में जब हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सर कौन सी एनर्जी, एग्जामिनर तो एनर्जी बोल के दूर हुआ, कौन सी एनर्जी, तो रूल बना लो, गार्ड मान लो आज से, एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी, कहीं भी ऐसा कुछ लिखाओ, इट इज डिनोटिंग इंटरनल, इट इज डिनोटिंग यू फॉर। ओके फाइन, देन नेक्स्ट, मतलब दो टाइप के वेरिएबल आपको पढ़ने हैं, दो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्टेट पैरामीटर्स और एक है पाथ पैरामीटर्स। सो इंटरनल एनर्जी इज, लिख देता हूं मैं फिर समझाऊंगा, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट पैरामीटर। स्टेट पैरामीटर, स्टेट पैरामीटर। अब स्टेट पैरामीटर क्या होता है, स्टेट पैरामीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। अब ये नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जिसकी वैल्यू थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं, एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे लेट्स से कि मेरा सिस्टम इनिशियली वन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बैठा था, सिस्टम अंडरवेंट, ध्यान से सुनना वर्ड्स, ठीक है, ये आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है थर्मोडायनामिक्स की। लेट्स से माय थर्मोडायनामिक सिस्टम वाज इनिशियली लाइंग इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 1, ठीक है, नाउ सिस्टम अंडरवेंट some thermodynamic process and finally settled into some another thermodynamic equilibrium point 2. Let me call this thermodynamic process, let me call this curve, let me call this path to be path A, right? It may happen कि सिस्टम ने ये पाथ ना चूज करके, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस ना चूज करके कोई और थर्मोडायनामिक प्रोसेस चूज किया होता और फाइनली सेटल हो जाता टू थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट में। इट मे हैपन कि सिस्टम ने कोई और तीसरा पाथ चूज किया होता, राइट, दिस इज पाथ C and this is path B. Now what do I understand by a state parameter? So x is called to be a state parameter, x को एक state parameter तभी बोला जाएगा जब change in value of x, change in value of x मतलब x की वैल्यू फाइनली, चलो इनको f और i से डिनोट कर लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और x की वैल्यू इनिशियल थर्मोडायनामिक पॉइंट पे अगर मैं इनके बीच में चेंज देखूं, so this must be independent of, this must be independent of the path only, then only I'm going to be call it to be a state parameter. इसका मतलब since I've written कि internal energy is a state parameter, तो इससे आप क्या समझते हैं, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू एट फाइनल पॉइंट माइनस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट, मतलब डेल्टा यू i से f, चाहे पाथ A से निकालो या पाथ B के थ्रू निकालो या पाथ C के थ्रू निकालो, all these differences are going to be the same and this is what we call it to be a state parameter. So change in internal energy in going from I to F either through path A or through path B or through path C, it remains unchanged, remains the same. चलो देखते हैं कितना समझ में आया है। पॉइंट नंबर 3, इसको देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा। पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे सिस्टम इनिशियली लेट्स से वन पॉइंट पे बैठा था, सिस्टम अंडरवेंट सम प्रोसेस एंड फाइनली केम बैक टू पॉइंट 1, ठीक है, सिस्टम अंडरवेंट सम प्रोसेस, आई कैन सेफली कॉल दिस टू बी, कैसा प्रोसेस, कैसा दिख रहा है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वापस उसी पॉइंट पे लौट के आ जाए, दैट प्रोसेस कॉल्ड टू बी साइक्लिक प्रोसेस, टू बी मोर प्रिसाइज आई कैन कॉल इट टू बी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, डायरेक्शन भी दिख रही है क्लॉकवाइज है। My question to you guys is what will be change in internal energy of the system after traveling this cycle? इस साइक्लिक पाथ को ट्रैवल करने के बाद सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितने से बदली, 4-5 बच्चों ने आंसर दिया 0, रीजन दे दो, समझा दो, मुझे डाइजेस्ट करा दो, 0 क्यों, रीजन इनिशियल और फाइनल मींस सेम पॉइंट कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक तो पोजीशन पे समझ मीट में आता करते है, हैं। हमारे सीधा समझ में आता है सर, क्योंकि आप कह रहे हो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट पैरामीटर, राइट, और साइकिल का मतलब यही हो गया कि जहां से चले थे, जिस स्टेट से, जिस पॉइंट से चले थे वहीं पे लौट के आ गए, तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंडिंग स्टेट पे करती है, जहां से चले थे वहीं पे लौट के आ गए, जिस स्टेट से चले थे, जिस थर्मोडायनामिक पॉइंट से चले थे, जिस प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू से शुरू किया था, उसी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू पे लौट के आ गए हम, और आप कह ही रहे हो कि इंटरनल एनर्जी का स्टेट पैरामीटर, सो देयरफॉर हमें सीधा समझ में आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर ट्रैवलिंग वन साइकिल इट विल बी 0। ठीक है, ये थिंकिंग सही है, कोई और थिंकिंग सोचो, कोई और तरीका किसी सामने वाले को ये बात डाइजेस्ट कराने का। तो फर्स्ट पार्ट में जो मतलब हाफ अगर करते तो जितना हाँ, चेंज हुआ है नितेश सही बोल रहा है, नितेश कॉलेज कौन था यार आपका? सर, मुंबई से डीजी पर। अरे मुंबई से, ठीक है, गुड, वेरी गुड, हाँ सही बोल रहा है नितेश, कह रहा है कि सर मैं ना ऐसा करता हूँ इस साइक्लिक प्रोसेस को ना दो नॉन साइक्लिक, दो ओपन प्रोसेस में तोड़ देता हूँ, मतलब ऐसा कुछ करता हूँ, सही है ना, यही बोल रहा है ना नितेश कि मैं ना इस साइकिल को ना दो में स्प्लिट कर देता हूँ, एक तो 1 से 2 थ्रू पाथ ए और एक 2 से 1 थ्रू पाथ बी, राइट। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस निकालने का एक ये तरीका हो सकता है कि पहले मैं निकाल लूं डेल्टा यू इन गोइंग फ्रॉम 1 to 2 थ्रू ऊपर वाला पार्ट, और फिर निकालू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम 2 to 1 थ्रू नीचे वाला, सही है। आगे बताओ क्या लगता है इन दोनों की वैल्यूज में कोई रिलेशन होगा, डेल्टा यू 1 से 2 जा रहे हैं ऊपर वाले पार्ट से और डेल्टा यू 2 से 1 जा रहे हैं नीचे वाले पार्ट से, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको ए पार्ट और बी पार्ट में, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है पार्ट ए और पार्ट बी में, पॉइंट 2 इनके पॉइंट्स सही बोला, इनके इनिशियल और फाइनल सेम दिख रहे हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट पैरामीटर, सो देयरफॉर आई कैन सेफली से कि डेल्टा यू इन गोइंग फ्रॉम 1 to 2 थ्रू पार्ट ए it will be same as delta u in going from 2 to 1 through path b magnitude wise, होगा या नहीं? यस सर, It is same. यस सर, However, there will be a difference of अपोजिट साइड sign. Why? साइन का डिफरेंस कोई समझा दे कोई बच्चा मुझे, क्यों होगा? सर क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट उसका फाइनल है, क्योंकि सर पाथ ए के लिए जो फाइनल पॉइंट है वो पाथ बी के लिए इनिशियल पॉइंट है, मतलब अगर डेल्टा यू 1 से 2 जा रहे हैं थ्रू पाथ ए, इसको खोल के लिखोगे तो व्हाट माइनस व्हाट, किसमें से क्या बताओगे, फाइनल में से इनिशियल, फाइनल कौन है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट फाइनल है, सेकंड, इनिशियल कौन है 1, और डेल्टा यू 2 to 1 थ्रू पाथ बी, इसको कैसे लिखोगे, फाइनल पॉइंट को 1, इनिशियल कौन है, तो हो गया ना नेगेटिव रेफरेंस। इसका मतलब सेकंड थिंकिंग से भी हम इसको 0 प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों डेल्टा यूज
they are equal in magnitude but opposite in sign, so therefore they will add up and give us 0. zero. They will give us zero. चलो चलो इतना तो क्लियर हुआ कि डेल्टा यू ड्यूरिंग ऐसा साइक्लिक प्रोसेस इट विल बी जीरो। फिर जरा ये बताओगे, लेट्स से कि ऐसे हो कुछ होगा, पॉइंट 1 से शुरू किया बट अब क्लॉकवाइज ना जाकर के एंटी क्लॉकवाइज गए होते, अब डेल्टा यू साइकिल कितना हो? जीरो अभी भी अभी भी 0. अच्छा अच्छा ओके, ये बताओगे फिर। मान लो ऐसी कुछ साफ सुथरी मैंने कोई साइकिल ना बना करके कुछ ऐसे अमीबा टाइप बना दिया हो, अब क्या होगा? डेल्टा यू अभी भी 0. अभी भी जीरो। अच्छा अभी देखना, ध्यान से देखना, अभी मैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम बना रहा था, मान लो मैं ऐसा कुछ बना पी पी है, ध्यान से देखना, नाउ दिस इज नो लॉन्गर पीवी, नाउ दिस इज पी वर्सेस पी, और साइकिल भी कुछ ऐसी कुछ बनाई, अब डेल्टा यू साइकिल कितना होगा? अब बताओ। जीरो अब डर के क्यों बोल रहे हो? अब क्या यू जो है वो पाथ वेरिएबल हो गया क्या? वो तो अभी भी स्टेट वेरिएबल है ना भाई, जहां से शुरू किया था वहीं पे लौट के आ गए हम, तो देयरफॉर चेंज इन स्टेट पैरामीटर विल बी जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पाथ कौन से इंडिकेटर डायग्राम पे बनाया हुआ है, राइट? क्या शेप है उसका, सिंस दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सिंस माय सिस्टम इज कमिंग बैक टू द सेम थर्मोडायनामिक स्टेट, so therefore change in value of any state parameter during a cyclic process will be zero, it will be zero. So change in internal energy during a cyclic process is zero. फटाफट नोट करो ये तीनों पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। वैसे इट विल बी टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट चलो मैं पूछ लेता हूँ, कुछ मजा आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्लास में? अभी Yes, मेरे sir. पहली क्लास है ये। Yes, sir. ऑल्सो अगर कंपेयर करें लास्ट क्लास में आई यूज अ डिफरेंट मेथड एंड दिस इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, व्हिच मेथड आर यू गोइंग टू प्रेफर? सर दोनों ही अच्छे थे सर। ओके ठीक है, सो देन लेट इट बी कि सर अपनी सहूलियत से देख लेना, चलो ठीक है गुड, चलें आगे चलें। अच्छा देखो अभी जो ये 3 पॉइंट अपने पढ़े हैं ये बच्चों वाली बातें हैं, बहुत बेसिक है, अब थोड़ी बड़ों वाली बातें करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बात कि इंटरनल एनर्जी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, राइट? सो पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब तो अब नहीं पूछता एग्जाम में, बहुत बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, सबको पता है, सबको आता है। चलो थर्मोडायनामिक्स में अपने को कौन कौन से थर्मोडायनामिक पैरामीटर पढ़ने हैं ये बता दो, मतलब या चलो सिंपली और थोड़ा सिंपल करते हैं, अगर मुझे इस पानी को थर्मोडायनामिकली जानना है, मान लेते हैं इसके अंदर पानी है, मुझे इस सिस्टम को थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है, थर्मोडायनामिकली इस सिस्टम को जानना है, तो मुझे इस सिस्टम के कौन कौन से पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, बताओ। सबसे पहले क्या मेजर करोगे आप इसका? आपने कहा कि इस सिस्टम को ना थर्मोडायनामिकली अपने को ना जानना है, पढ़ना है इसको, तो सबसे पहले इस सिस्टम का कौन सा थर्मोडायनामिक पैरामीटर आप मेजर करना चाहते वॉल्यूम हो? ठीक है, इसकी शेप से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, सही है, एक तो सही है वॉल्यूम कि मैं ना इसका एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर मेजर कर लूंगा, वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा थर्मोमीटर को यूज करके इसका टेंपरेचर निकाल लूंगा। अच्छा यार वॉल्यूम आ गया, टेंपरेचर आ गया, कोई एक ऐसी इक्वेशन, सुनो सुनो, कोई एक ऐसी इक्वेशन है क्या अपने पास जिसमें मैं वॉल्यूम डाल दूं, टेंपरेचर डाल दूं और प्रेशर आ जाए? Yes, है sir. इक्वेशन? कौन सी है? Matter. कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन जिसमें वॉल्यूम डाल दूं और टेंपरेचर डाल दूं, इनकी वैल्यूज डाल दूं और प्रेशर आ जाए? कोई है इक्वेशन? हां ठीक है, जिस ईमानदारी से जिसको P = NRT मन में आया वो गधे हैं। क्या इसके अंदर मैंने आइडियल गैस भरी हुई है? No, sir. No, sir. जिसके मन में आया P + n² v² * v - NB = NRT वो भी गधे हैं। क्या मैंने इसमें रियल गैस भरी हुई है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अज्यूम कर लो कि ब्रिम तक, मतलब टॉप तक क्या भरा हुआ है? वाटर, राइट? इसका मतलब ना तो तुम वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करोगे, ना ही तुम P = NRT यूज करोगे फॉर इवैल्यूएटिंग प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम एंड टेंपरेचर। फिर क्या यूज करोगे? सर कोई इक्वेशन होती होगी जो हम नहीं जानते, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, बताओ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, हम वो यूज कर लेंगे, एग्जामिनर हमको देगा, वो हमको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एनी XYZ सिस्टम दी जाएगी, उसमें हम वॉल्यूम और टेंपरेचर रख के प्रेशर को निकाल लेंगे, ठीक है। और कौन कौन से थर्मोडायनामिक पैरामीटर आप इस सिस्टम के निकालना चाहोगे? चलो आप बताओ, थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ा रहे हो, कौन कौन से पैरामीटर अपने को पढ़ने हैं बताओ, चलो तुम लोग बताओ, ग्रेजुएशन की नॉलेज से कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, कोई कोई बच्चा हीट भी बोल रहा है, कोई कोई वर्क भी बोलेगा, फिर पता लगेगा कि हीट एंड वर्क दे आर नॉट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। एंट्रोपी जिसका सिंबल एस होगा, ठीक है। फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर सर अभी आपने बताया था 3 एनर्जी और बताई थी आपने, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स मुझे इस सिस्टम के निकालने हैं, राइट? एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स का एम ही यही है, मैं आपको एक सिस्टम पढ़ा दूं और कहूं बेटा इसके सारे के सारे पैरामीटर निकाल के दिखा दे मेरे को, अगर तू निकाल पा रहा है तो तूने थर्मोडायनामिक्स सीख ली, राइट? सो हाँ, कमिंग बैक जिससे हमने शुरू किया था, सबसे पहले तुम, मैंने कहा कि इसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर मेजर करके दिखाओ, स्टार्ट करो, तो तुमने सबसे पहले कौन से दो पैरामीटर बता दिए कि हाँ मैं ये मेजर कर लूंगा फटाफट, कौन से थे? वॉल्यूम टेंपरेचर, और साथ में बैरोमीटर की मदद से प्रेशर भी मेजर कर सकता हूं, या दो ही पता लग गए, दो पता लग गए तो तीसरा तो मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट में रख के तीसरा निकाल सकता हूं। इसका मतलब पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स किन बेसिक पैरामीटर्स पे टिकी है, मतलब जिनको सबसे पहले निकाला जा सकता है, जितने भी पैरामीटर्स का हमने नामकरण अभी किया, सबसे पहले किन बेसिक पैरामीटर्स को निकाला जा सकता है? Volume, temperature, वॉल्यूम, टेंपरेचर एंड पीवीटी, ये तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं। क्या तीनों निकालने की जरूरत है? क्या तीनों निकालने की जरूरत है? क्या तीनों एक्सपेरिमेंटली मेजर करने की जरूरत है, या दो से काम चल जाएगा? दो से हो जाएगा। क्यों दो से काम हो जाएगा? क्योंकि सर क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट तो होगी ना हमारे पास, अगर एग्जामिनर ने आइडियल गैस बोला है तो P = NRT, अगर वैन डर वाल गैस बोला है क्वेश्चन में तो P + n = v - NB, मतलब एग्जामिनर से हम बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तू हमें सिस्टम का नाम बता दे और कोई दो पैरामीटर बता दे, कोई दो, कौन से? कोई भी दो इन तीनों में से, पीवीटी में से हम तीसरा निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से। और हाँ, अगर एग्जामिनर सिस्टम आइडियल गैस या वैन डर वाल गैस नहीं बता रहा, कोई और
सिस्टम ले दिया उसने नाम, तो उसको एक चीज और बतानी पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। तो उसे बतानी पड़ेगी, क्योंकि अपने को तो दो ही इक्वेशन ऑफ स्टेट याद है, एक आइडियल गैस की, एक वैन डेर वाल्स। अगर एग्जामिनर इनके अलावा कोई और सिस्टम बताएगा तो उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट बतानी पड़ेगी। चलो कमिंग बैक, दोबारा लौट के आते हैं। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, उसके कोई भी दो बेसिक पैरामीटर अपने को पता हो, तो तीसरा बेसिक पैरामीटर निकल सकता है, प्रेशर निकल सकता है। अगर वॉल्यूम टेंपरेचर पता हो तो प्रेशर निकल सकता है। ना सिर्फ प्रेशर निकल सकता है, बल्कि एंट्रोपी भी निकल सकता है, इंटरनल एनर्जी भी निकल सकता है, एंथैल्पी भी निकल सकता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी निकल सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी भी निकल सकता है। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम मेरे पास है, एंड इफ आई नो वॉल्यूम एंड टेंपरेचर, लेट्स से मुझे वॉल्यूम और टेंपरेचर पता है, देन seeking help by taking help of thermodynamics, I can easily evaluate pressure in terms of volume and temperature. I can easily evaluate internal energy in terms of volume and temperature. I can easily evaluate entropy in terms of volume temperature, Gibbs free energy in terms of volume temperature, enthalpy in terms of volume temperature, and Helmholtz free energy in terms of volume temperature and so on. इसका मतलब सारी की सारी थर्मोडायनामिक्स टिकी ही इस चीज पे है कि सबसे पहले पीवीटी में से, इन तीन में से कोई भी दो पैरामीटर की वैल्यू अपने को पता हो, और फिर यूजिंग माय थर्मोडायनामिक्स की नॉलेज आई कैन राइट any other parameter in terms of any two out of these. कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो बताओ जरा। कितने बेसिक पैरामीटर होते हैं किसी भी सिस्टम के, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के? तीन होते हैं। तीन में से कितनी वैल्यू, कितने की वैल्यू मिनिमम अपने को चाहिए? शुरुआत दो का लग गए तो तीसरा निकाल लोगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। एक बार ये तीनों आ गए तो फिर आगे की नॉलेज जो मैं सिखाने वाला हूं, आगे की थर्मोडायनामिक्स जो मैं सिखाने वाला हूं, उसको यूज करके बाकी पैरामीटर्स हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ओके फाइन। इसका मतलब पॉइंट नंबर 4, इंटरनल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज any two, it can be expressed as a function of, या internal energy depends on any two out of three basic parameters. Internal energy वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी, राइट? सो इफ u depends on v and t, then how you are going to write du? ये सब मैं लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा टेस्ट दे चुका हूं। du in terms of partial derivative कैसे लिखोगे आप लोग? curly u by curly v at constant temperature dv plus curly u by curly t at constant volume। सही है ना? तो आता ही वाला ना, if y depends on x1 and x2, then dy can be written as curly y by del x1 plus dou y by dou x2 keeping x1 constant। सिंपल, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज कि ये दोनों टर्म्स दर्शा क्या रही है? ये टेंपरेचर वाली टर्म दर्शा रही है काइनेटिक पार्ट, एंड ये टर्म शो कर रही है, यू नो दैट इंटरनल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ टू पार्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो नाउ द पॉइंट इज कि इनको निकाला कैसे जाए, राइट? सो उसके लिए वी नीड टू डिफाइन हीट कैपेसिटी फर्स्ट, कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, क्या होती है हीट कैपेसिटी? सिंबल क्या होता है? सिंबल इज सी। तो हीट कैपेसिटी इज, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर of any substance, of that particular substance जिसकी हीट कैपेसिटी आप निकाल रहे हो, by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं मेरी हीट कैपेसिटी कितनी है, सो यू विल से कि सर आपका टेंपरेचर लेट्स से 25 चल रहा है, आपको 25 से हमें 26 तक टेंपरेचर का आपका राइज करना है, तो इतना करने में आपको कितना हीट अपने को, कितना जूल, कितना कैलोरी हीट अपने को देना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड एज योर हीट कैपेसिटी, राइट? सो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे? कितना हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेंपरेचर बाय, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऊपर है हीट, हीट मतलब एनर्जी जूल, नीचे है केल्विन, तो जूल पर। ओके, अब क्या होता है ना, इस हीट कैपेसिटी के आगे एक वर्ड जोड़ देता है एग्जामिनर, ध्यान से देखना, स्पेसिफिक। कहीं भी आप स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा देखो तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट, एक बार बोर्ड पे देख लो, बाद में लिखना, स्टॉप राइटिंग। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट? मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना हीट चाहिए टू रेज द टेंपरेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास, पर यूनिट मास। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऊपर है जूल, नीचे है केजी, पर केजी, राइट? फिर एक और आप वर्ड देखोगे, बहुत बार देखोगे क्वेश्चन में, और वो होगा ये मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी तो क्या होगा? नाम से ही दिख रहा है। अब हम कितना, पहले हम 1 ग्राम या 1 केजी सब्सटेंस ले रहे थे, अब हम कितना ले रहे हैं? अब हम 1 मोल ले रहे हैं। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हमने, मतलब हमने सब्सटेंस में से पिक करके कितने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, क्लस्टर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स, 6.03 इनटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को हम हीट कर रहे हैं, और टेंपरेचर कितने से बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा करने में जितना भी हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज डिफाइंड एज मोलार। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी बता दो, तो इजी है। डेल्टा क्यू बाय यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मोल पर जूल पर मोल पर। नाउ व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? ये सब हम बाद में भी देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, नो नीड टू वरी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जैसे जैसे आप सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ाओगे, फॉर श्योर कौन से दो पैरामीटर पे आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अगर टेंपरेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कौन से दो बेसिक पैरामीटर्स में भी आपको फर्क दिखेगा, चेंज दिखेगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर किसी सिस्टम का टेंपरेचर आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो फॉर श्योर दो बेसिक पैरामीटर्स भी हिलेंगे, एंड दे आर प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी मोलार, अभी हम अपने सिस्टम को इस प्रकार से हीट कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम का एक पैरामीटर चेंज नहीं होने दे रहे, एंड दैट पैरामीटर इज वॉल्यूम। कैसे करोगे? मतलब सिस्टम को हीट कर रहे हो और वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना, टेंपरेचर भी बढ़ा रहे हो बट सिस्टम को एक्सपैंड नहीं करने देना। मतलब दीवारें कैसी रखोगे, कंटेनर की वॉल्स कैसी रखोगे? रिजिड, ठीक है। इसका मतलब राइट नाउ वी आर हीटिंग माय सब्सटेंस इन माय सिस्टम इन रिजिड वॉल्स। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, अभी बस क्विकली समझ लो। अच्छा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सबस्क्रिप्ट वी,
है ना, सी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सब्सक्रिप्ट तो सी के नीचे भी, तो दिस विल बी सिंबल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, देखो जरा ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, अभी तक ये टोटल डेरिवेटिव की बात थी, जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, नाउ दिस टोटल डेरिवेटिव dq by dt विल चेंज टू पार्शियल डेरिवेटिव। आगे जाके देखोगे कि हीट के केस में इट इज नॉट करेक्ट टू राइट इट लाइक दिस, रादर इट इज करेक्ट टू राइट इट लाइक दिस। ठीक है, मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्यों है। दिस इज क्रोनेकर डेल्टा, राइट। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, कोई बड़ी चीज नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू एनी सिस्टम, डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू लिखा हुआ है मैंने, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, डेल्टा क्यू। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू एनी सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इन टू थिंग्स, in increasing its internal energy and to any system will be utilized by the system in two things, in increasing its internal energy and अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv कितना होगा, ये सब पढ़ेंगे हम। Zero. आप लोग के फर्स्ट ऑफ मैंने स्टेटमेंट सीधा लिख दिया, dv कितना होगा, इट विल बी 0 एंड यू कैन क्लियरली रीराइट इट टू बी कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू की जगह आप क्या लिखोगे, डेल्टा यू डेल्टा यू। ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ एक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। मोलार, ये सब कथा कहानी इसलिए सुनाई है, ये सब दोबारा डिटेल में देखेंगे, ये बस इसीलिए सुनाई गई है आपको इतनी कथा कहानी कि बच्चों को बताओ कि cv इज डिफाइंड लाइक दिस, 1 ओवर में n del u by del t curly u by curly t at constant volume। कर लो, नोट कर लो, इसका भी रेस करना है मेरे को। सर du by dv at constant temperature को पोटेंशियल इज काइनेटिक कैसे जाए? टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स काइनेटिक्स, वॉल्यूम या यहाँ प्रेशर भी आ सकता है, दैट रिप्रेजेंट्स सॉर्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो दैट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल। अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो अभी जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्लियर हो जाएगा। डन सर। डन, ठीक है। तो बस इसका क्रक्स बस इतना ही निकल के आया कि cv 1 ओवर में n curly u by curly t at constant volume। तो ये बाकी सब मैं रेस करने जा रहा हूँ। ओके फाइन। So therefore, using the definition of molar heat capacity at constant volume, I can replace this derivative by, बता दो किससे रिप्लेस कर दूं डेरिवेटिव को, सिंपल है तो NCV, NCV. and rewrite the above equation as this। पहले मैं टेम्परेचर वाला लिख लेता हूँ NCV dt, फिर मैं वॉल्यूम वाला लिख लेता हूँ curly u by curly v at constant t, right? So write down this is valid for, this equation is valid for, this is valid for all the systems, right? This equation is valid for all the systems। अब अगर मैं एग्जामिनर ने प्रिसाइजली बोला हुआ है कि सिस्टम इज आइडियल गैस, लेट्स से, बाद में लिख लेना, पहले बोर्ड पे देख लो, लेट्स से कि एग्जामिनर ने प्रिसाइजली बोल रखा है, ऐसा कुछ लिख रखा है, कंसीडर n moles of an ideal gas, right? So for ideal gas, you know the two properties, क्या थी वो दो properties which make it different from real gas, which makes it ideal, क्या थी वो दो properties? हाँ नहीं बताओ क्या प्रॉपर्टी थी, जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड जीरो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, फाइंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट? जिसकी वजह से हम ये सोच पा रहे थे कि इन पॉइंट्स को, जिनका कोई साइज ही नहीं है, ठीक है, 10 ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल वैनिश हो रखे हैं, कोई साइज ही नहीं है उनका, पॉइंट्स है, उनको किसी एक स्टोर रूम में बंद कर दो या किसी एक बड़े से हॉल में बंद कर दो, क्या ऐसा कुछ होगा कि भीड़ हो गई या छीड़ हो गई, ऐसा कुछ बोल पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम? नो। इसका मतलब एनर्जी ऑफ such a system in which molecules are point size won't depend on the size of container। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इट डजंट डिपेंड ऑन, ठीक है, इट डजंट डिपेंड ऑन, इन दोनों में से इट डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करती। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखोगे? डेल्टा अपॉन डेल्टा कांस्टेंट टेंपरेचर इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। इसको मैथमेटिकली ऐसे तो लिखा जाएगा, u v पे डिपेंड नहीं करती, del u by del v at constant t is। so this is thinking one। कैसे सोचा मैंने ये? based on the two properties of ideal gas। what are those two properties? zero intermolecular forces and point size molecules, zero size molecules। इसके बेसिस पे बस मैंने डाइजेस्ट कर लिया ये पॉइंट, ठीक है। बट क्या कोई और प्रॉपर तरीका है जिससे मैं ये जीरो निकाल पाऊं? कोई और मेथड है? देखो मेथड, ठीक है, क्या कोई मेथड है? एंड आंसर इज यस, एंड दैट इज एनर्जी इक्वेशन। एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, वो आपको रट्टे मारना है अभी अभी फिलहाल के लिए, उसके रट्टे लगाने हैं, ठीक है। चैप्टर 6 में हम उसको प्रूव करेंगे, बट चैप्टर 6 तक जाते जाते इस इक्वेशन को हम 100 बार यूज कर चुके हैं। ये इक्वेशन इतनी फेमस है कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस इक्वेशन की हेल्प से बनता चलेगा। तो आपको इस इक्वेशन के रट्टे लगाने हैं। देखो जरा, p plus curly u by curly v at constant t is equal to t into में del p by del t at constant v। p plus curly u by curly v at constant t is equal to t into में del p by del t at constant v, राइट? तो इसका मतलब अपने को निकालना है ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव निकल जाएगा अगर ये डेरिवेटिव निकल जाए। ये डेरिवेटिव कैसे निकालूं? कोई मेथड है जिससे मैं p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट निकाल पाऊं? p का डेरिवेटिव करना है टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, ये तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे कोई इक्वेशन पता हो। किसके बीच में? ऑब्वियसली ptv के बीच में। कोई इक्वेशन जानते हो आप ptv के बीच में?
सिस्टम क्या है इसकी बात हो रही है Ideal gas. आइए हाँ तो वी नो एन इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू NR तो कैन यू गाइस हेल्प मी इन इवैल्यूएटिंग दिस पार्शियल डेरिवेटिव यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस बताओ जरा गाइड करो यार कैसे निकालो P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T कीपिंग वॉल्यूम सर यार वॉल्यूम को राइट हैंड इजी है ना साइड सर इसको पहले ऐसे Yes. डिवाइड कर लो फिर उसके बाद डेरिवेटिव ले लो कितना आ गया NR by सब्स्टिट्यूट कर दो देखो क्या आ रहा है क्या आ रहा है देखो जरा P प्लस इक्वल टू T इनटू में देखो जरा ध्यान से दिमाग दौड़ाओ ये है क्या तो NRT by V है क्या ये प्रेशर ये कहां से पता लगा इक्वेशन ऑफ स्टेट से ना ठीक है सो कितना आ गया देखो जरा वो आ गया 0 there. P माइनस ठीक है प्रूव कर दिया हमने कि करली U by करली V एट कांस्टेंट T इज 0 फॉर आइडियल गैस सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे क्या बचा सो देयरफॉर du इक्वल टू NCV NCV dt प्लस 0 इंटीग्रेट करो जरा n कांस्टेंट CV कांस्टेंट क्या आ गया U एंड for ideal gas depends only on a single thermodynamic parameter which is temperature and it comes out to be क्या आ गया NCV सही है ना गलत तो नहीं किया कुछ yes or no correct है यस सर ओके फाइन फेयर इनफ नोट करो इसको नोट करो नोट करने के बाद इसका हो जाए काइंडली रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर n मोल्स ऑफ वन डबल गैस Sir, for 6 point also same equation will be using. Sorry? Sir, for the 6 point, we will be using the same equation, P plus du by dv at constant हाँ temperature. मतलब obviously this Okay. equation this is valid for all the systems Okay, sir. ठीक है ना सचिन this is valid for all the systems Yes, sir. जैसे ही सिस्टम बदल दोगे क्या बदल जाएगा बताओ कौन सा डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा जैसे सिस्टम बदल दोगे पीवीटी की इक्वेशन बदल गई पीवीटी की इक्वेशन ऑफ स्टेट बदल गई तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कुछ और आएगा जैसे ये पार्शियल डेरिवेटिव चेंज हो गया दैट मोमेंट इटसेल्फ दिस पार्शियल डेरिवेटिव विल चेंज इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स में से ये पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंड करता है सिस्टम पे ये पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा ही बराबर होगा एनसीवी So 6 point के लिए du by dv an square by v square आ रहा है. हाँ बताना नहीं था ठीक है बताना नहीं था बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं बट यू आर करेक्ट यस सर एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर हो गया चलो गुड Yes, sir. निकालो निकालो देखो ये निकालना है आपको du किसके बराबर आया फिर इंटरनल एनर्जी कितनी आई पूरा निकालना है अभी देखो बोर्ड पे देखो यहाँ पे आइडियल गैस बोलना सफिशिएंट था एग्जामिनर को ये हक है आइडियल गैस बोलने के बाद आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये पता हो यहाँ पे भी वेंडर गैस बोलना सफिशिएंट था एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट बच्चे को पता हो बट जैसे ही कोई तीसरी गैस ना मैंने आइडियल बोला ना मैंने वेंडर बोला तो एग्जामिनर को एक एक्स्ट्रा नॉलेज देनी पड़ेगी एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम व्हिच कनेक्ट्स व्हिच पैरामीटर्स कौन कौन से थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे प्रेशर बात समझ आ रही है राइट चलो पॉइंट नंबर 6 देखो नाउ स्टॉप राइटिंग एंड सी ऑन द बोर्ड अपने को निकालना था इंटरनल एनर्जी कैसे डिपेंड कर रही है वॉल्यूम और टेंपरेचर पे अपने को पता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स du can be written as these two partial derivatives का सम जिसमें से एक पार्शियल डेरिवेटिव तो बाय डेफिनेशन अपने को पता है ये बराबर होता है n टाइम्स cv के और cv को हम क्या बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है सारा मुद्दा ये है कि ये किसके बराबर अगर आइडियल गैस होता तो इजी होता u v पे डिपेंड नहीं करता तो जीरो होता है वेंडर वॉल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है बट कैसे करती है वो निकालने के लिए आई एम गोइंग टू सीक हेल्प ऑफ द फेमस इक्वेशन व्हिच इज एनर्जी इक्वेशन इज बिना देखे कोई बच्चा डिक्टेट कर सकता है p प्लस करली u बाय करली v जो अपने को निकालना है इक्वल टू t इनटू में del p बाय del t अब ये निकालना है ये डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे निकालें फिर से बोल रहा हूं p इक्वल टू nrt यूज करने की गलती मत कर देना घर का राज नहीं है तुम्हारे कि कहीं भी कुछ भी यूज कर दिया सिस्टम जो है उसी की इक्वेशन p का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट अच्छा रहेगा रीराइट कर लेते हैं इस इक्वेशन को है ना nrt बाय में v माइनस
तो करली p by करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो, हेल्प करो। पहले पहले टर्म का डेरिवेटिव लो, टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, n कांस्टेंट, d कांस्टेंट, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोलो ना यार कितना होगा? L और V नेक्स्ट टर्म का जीरो Zero. a कांस्टेंट, n कांस्टेंट, v कांस्टेंट रखी है, पार्शियल डेरिवेटिव पूरी टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 ये आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, देखो राइट हैंड साइड क्या बन रही है, NRT upon V minus N. क्या बन गया? NRT by V minus t N. में गुना कर दिया nr by में v माइनस। ध्यान से देखो, बताओ ये है क्या? nrt डिवाइड बाय में v माइनस, क्या ये? nrt डिवाइड plus बाय a में square P plus A square. सही है। तो p प्लस कंपेयर करो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, क्या आ रहा है देखो, Cancel हो जाए. क्या आ गया? पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ गया? कंपेयर A लेफ्ट square हैंड by साइड। V. तो देयरफॉर del u by del v at constant temperature comes out to be, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर du comes out to be an square by v square। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये पोटेंशियल कैसे और ये काइनेटिक कैसे? ये बताओ बेटा, an square by v square क्या डिनोट करता है यहाँ पे? an square by v square करेक्शन इन प्रेशर टर्म ड्यू टू नॉन जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ही नहीं होंगे तो फिर अपने को जीरो वर्क करना पड़ेगा किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल को इंफिनिटी से कंटेनर में लाने में। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होंगे तो ही अपने को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन इट इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द पोटेंशियल पार्ट एंड द टेंपरेचर पार्ट, काइनेटिक्स पार्ट। टेंपरेचर इज काइनेटिक्स, दैट इज द काइनेटिक। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो, तो u इक्वल टू क्या आएगा बताओ? NCVT Minus minus A AN square upon by V. V. minus a square by v plus ncv. So therefore, in conclusion, I can write internal energy of ideal gas. It depends only on temperature, and it is NCVT. या ऐसे भी लिख सकते हो du for ideal gas, it is NCVT. However, internal energy of van der Waals gas depends on both T and V, and it is NCVT minus, या ऐसे भी लिख सकते हो du बराबर NCVDT plus AN square by V square T। समझ में आया या नहीं? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो देखते हैं, ये कर देता हूँ पॉइंट नंबर 7। ठीक है, और देख भी लो, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये था हमारा जमाना, मतलब बहुत पुरानी बात, बहुत सदियों पुरानी बात। मतलब ये पूछ लेता था एग्जामिनर आइडियल गैस के बारे में और खुश हो जाता था। ठीक है, फिर जैसे जैसे बच्चे चलाक हुए, जमाना पलटा, एग्जामिनर चलाक हुआ, वेंडर वॉल गैस के बारे में पूछने लगा। अब बच्चे हो गए शातिर, तुम जैसे बच्चे, तो एग्जामिनर भी हो गया घातक। उसको पता है कि वेंडर वॉल का बच्चों को रट चुका है, एग्जाम में नहीं करके देखेंगे, बच्चों को याद हो चुका है वो, तो ना वो ये पूछेगा ना वो ये पूछेगा, ही विल बी इंटरेस्टेड इन सम आर्बिट्री गैस। और क्योंकि गैस आर्बिट्री है तो उसके हाथ में है कि वो इक्वेशन ऑफ स्टेट को करेक्ट डायमेंशंस के साथ कुछ भी लिख दे, और फिर जैसे ही वो कुछ भी लिख देगा, स्टूडेंट नीड टू नो द एक्चुअल स्टेप्स, देन ओनली ही और शी विल बी एबल टू डिटरमाइन द करेक्ट रिजल्ट कि हाउ यू डिपेंड्स ऑन टी एन। बात समझ रहे हो ना कि हाउ द लेवल ऑफ योर जैम एग्जाम इज चेंजिंग। पहले अच्छा। पूछते थे, कुछ लगता था एग्जामिनर, फिर ये पूछने लगे, अब आजकल इसका जमाना चल रहा है। अब इसमें तो कितनी ही पॉसिबिलिटीज है, कोई भी इक्वेशन दे दे, तो यू नीड टू नो द करेक्ट स्टेप्स, दैट इज व्हाई कांसेप्ट कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द न्यूमेरिकल्स, द क्वेश्चंस। तो ढंग से समझो, बताओ कोई गाइड करे मेरे को, कैसे स्टार्ट करोगे? दोबारा से वही लिखोगे, u डिपेंड ऑन t and v, ये सब मन में चलना चाहिए। u t और v का फंक्शन है, क्योंकि u t और v का फंक्शन है तो du इक्वल टू दो डेरिवेटिव्स आएंगे, जिसमें से एक डेरिवेटिव तो ncv के बराबर ही होगा, एंड हेंस du बराबर, ये तो सीधा मन में आ जानी चाहिए, मन में चलनी चाहिए, प्लस करली u by करली v जी। अब हमने ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? कौन सी इक्वेशन? वहां मत देखना, दिमाग यूज सर जो करो। गिवन है एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन क्या है? p प्लस, ठीक है, कोशिश करो ना दिमाग पे जोड़ डालो, कहीं वहां तो लिखी हुई है, तुम्हारी नोटबुक में लिखी हुई है, बोलो खुद दिमाग पे प्रेशर डाल के बोलो, p प्लस करली u by करली v है कांस्टेंट t इक्वल टू। अब यार ये डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालें? करो रीशफल करो, बताओ कैसे सर जो निकालें? हमें गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको यूज करके इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम रीराइट कर लेंगे। इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम रीराइट कैसे रीराइट करोगे? एक साइड P पे is equal to Equal to NRT nrt by में v cube minus A square by V cube. माइनस a स्क्वायर by v cube। वेरी गुड, अब निकालो करली p by करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम NR by V cube. nr by में v cube। रख दो इसको, यहाँ रख दो, क्या आ गया? करली NRT u by by V करली cube v minus at constant t is equal p to a प्लस square by करली u by करली v एट कांस्टेंट t, दिस इज nrt by में, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन बाय सीकिंग हेल्प, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस p इक्वेशन plus a nrt। square by तो दिख रहा है आपको क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? del u by a del v square by v cube a स्क्वायर by में। So therefore du for the given arbitrary gas it is equal to kinetic part plus, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं गिवन, ऑप्शन में इंटीग्रेट करके मांगा हुआ है, कर लो, क्या देगा? ncvt NCVT minus 3a square by v square माइनस, माइनस A square by 2 है ना, ये करते हैं गड़बड़, सच्ची में करते हैं, माइनस 3a स्क्वायर by v4, और दिया भी होगा ऑप्शन में, ठीक है, क्या होगा? minus a square by 2 square square upon 2b square ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से करना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कुछ समझ पाए। अगर सही में थर्मोडायनामिक्स सीखना है तो अभी खाना खाओ एंड ट्राई दीज 17 क्वेश्चंस। हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये अगर सही में सीखना चाहते हो तो 17 क्वेश्चन पे स्ट्रगल करो रात। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, कल मिलते हैं। Thank you.